हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रांत फार्मेसी वाला। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल का और भी नाम होते हैं, जिसको टीसीए बोलते हैं और क्रैब साइकिल भी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं आखिर में सिट्रिक एसिड साइकिल कैसे बना। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो जब ग्लाइकोलाइसिस लास्ट में क्या बना रहा था, दो पायरुविक एसिड बना रहा था। क्या बना रहा था? दो पायरुविक एसिड बना रहा था। ठीक है, कितने क्या बना रहा था? लास्ट में दो पायरुविक एसिड बना रहा था। ठीक है, तो अब ये दो पायरुविक एसिड आगे कैसे काम करता है उसको तो ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखा था कि फिर उन्होंने उसके बाद से फिर हम लोग देखा था कि जो एसिटाइल को एंजाइम है हमारा हमारा जो पायरुविक एसिड है वो आगे चल के क्या बना रहा है? एसिटाइल को एंजाइम, यानी एसिटाइल CoA हमारा मेड कर रहा है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम एक बार। हमारा क्या बना रहा है आगे फर्दर चल के? एसिटाइल को एंजाइम क्या बन रहा है? बना रहा है। ठीक है, इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, किसके ऑक्सीडाइज के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के कारण। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है आगे चल के? एसिटाइल को एंजाइम यानी एसिटाइल कोलाइड बन रहा है। क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद से देखते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइटोकांड्रिया इन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा देखिए, ये हमारा आउटर लेयर, ये हमारा इनर लेयर, बीच में ये माइटोकांड्रिया का मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा हमारा? यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट रहता है? एसिटाइल कोलाइल, ये एसिटाइल CoA है, मतलब जिसको हम CoA बोलते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा? तो माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहेगा। वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो RBC के अंदर प्रेजेंट रहता है, RBC के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद से हमारा क्या है इसमें, इसका नेक्स्ट पॉइंट, टेक प्लेस इन एरोबिक कंडीशन ओनली। ठीक है, हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में पढ़े थे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में यानी O2 के प्रेजेंट में क्या बन जा रहा था? तो O2 के प्रेजेंट में हमारा बन जा रहा था, O2 के प्रेजेंट में हमारा बन जा रहा था कि हमारा O2 के प्रेजेंट में बन जा रहा था ये कि हमारा पायरुविक एसिड, हमारा O2 के प्रेजेंट में क्या बन जा रहा था? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COCOOH। ठीक है, तो O2 के फॉर्म में ये बन जा रहा था। और एनोरोबिक कंडीशन में यानी -O2 के फॉर्म में क्या बन रहा था? तो -O2 के फॉर्म में बन रहा था हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, किसके फॉर्म में बन रहा था? लैक्टिक एसिड। अब देखिए लैक्टिक एसिड आखिर में हमारे बॉडी के अंदर बनता कैसे है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो जब भी हम लैक्टिक एसिड, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी अचानक से कोई भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो भी हमारा बॉडी होता है, ऑर्गन होता है, जिस भी पार्ट में, जिस भी कोने में हमारा काम हो रहा है, जिस भी पार्ट से काम हो रहा है, सो वहाँ पे क्या होता है कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसको क्या पड़ती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर वहाँ पे उसको ऑक्सीजन अच्छे तरीके से ना मिल पाए, तो यानी जब ऑक्सीजन मिलेगा तो पायरुविक एसिड बनेगा। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा यानी -O2 रहेगा उस जगह पे, तो क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है, यानी लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? वहाँ पर दर्द करने लगता है। आया समझ में? इतना समझ में आया? ठीक है, सो अब देखते हैं हम। हाँ, अब हम लोग क्या देखेंगे? फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 65 to 70% ATP सिंथेसाइज बाय क्रेब्स साइकिल। देखिए जो भी हमारा ATP है, जो हम, क्योंकि देखिए इसमें ATP बन रहा है, तो 65 से 70% ATP का सिंथेसाइज कहाँ होता है? तो क्रेब्स साइकिल के अंदर होता है। ठीक है, यानी सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर होता है। 65 से 70% जो हमारा ATP होता है वो सिंथेसाइज कहाँ होता है? तो क्रेब्स साइकिल के अंदर होता है। ठीक है, इट इज़ ए कॉमन ऑक्सीडाइज पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये कॉमन ऑक्सीडाइज पाथवे है किसके किसके लिए? ये कॉमन ऑक्सीडाइज पाथवे है किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए। और ग्लाइकोलिसिस किसके लिए, कौन से किसके लिए पाथवे था? तो ग्लाइकोलिसिस आल्सो नोन एज EMP पाथवे। उसको हम पाथवे किसके लिए? ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज को तोड़ने का पाथवे, यानी वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का एक क्या बोलते हैं, कॉमन पाथवे था। और ये किसको? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करने का ये कॉमन पाथवे है। आज समझ में? ये एम्फीबोलिक इन नेचर, इनका नेचर क्या होता है? एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक का मतलब देखिए, एम्फीबोलिक के अंदर आता है एनाबोलिक और कैटाबोलिक। ठीक है, कैटा मतलब कट। ठीक है, एना मतलब, ठीक है, तो आप कैटा और एना का मतलब तो जानते हैं। कैटा मतलब कि छोटे छोटे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो लास्ट में चल के क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में। और एनाबॉलिक क्या होते हैं? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या आगे चल के क्या होते हैं? एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और एना कैटाबॉलिक में क्या होता है कि बड़ा मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। एज समझ में? तो ये आपको पता है। उसके बाद से हमारा
उसके बाद से देख लेते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ए इंटरमीडिएट एरिया यूज इन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, हीमोग्लोबिन और हेमा का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज इटीसी। इट इज़ ए इंटरमीडिएट आर यूज इन सिंथेसिस ऑफ, ये किसके लिए, सिट्रिक एसिड किसके सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, तो अमीनो एसिड, हेमोग्लोबिन और ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल को। आज समझ में इतना पॉइंट समझ में आया कि एसिटाइल को एंजाइम और किसके ऑक्सीडाइज के द्वारा बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर के द्वारा। प्रेजेंस ऑफ माइटोकांड्रिया इन मैट्रिक्स से क्या प्रेजेंट होता है, तो ये माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये किस कंडीशन में होता है, सिर्फ ये एरोबिक कंडीशन में होता है। और इसमें कितने परसेंट एटीपी का सिंथेसिस होता है, तो 65 to 70% एटीपी का इसमें सिंथेसिस होता है। इट इज़ ए कॉमनली ऑक्सीडाइड, ये किसका पाथवे है, किसके ऑक्सीडेशन का पाथवे है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ऑक्सीडेशन का कॉमन पाथवे है। इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर एम्फीबोलिक होता है। और ये किसके सिंथेसाइसिस के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, तो अमीनो एसिड, हेमोग्लोबिन और ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। आज समझ में, तो कैसे ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज और ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना, और 2 पायरुविक एसिड आगे चल के कैसे एसिटाइल को एंजाइम में बदला, एसिटाइल CoA में बना। और ठीक है, तो अब इसके एक साइकिल के रूप में इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है साइकिल। ठीक है, ये हमारा क्या है, साइकिल। देखिए, हम जानते हैं, हमको पता है कि हमारे ये कहाँ बेसिकली होता है प्रेजेंट, तो माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, ये हमारा क्या है, माइटोकांड्रिया, यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब क्या हो जाता है कि जो हमारा पायरुविक, यानी जो पायरुविक एसिड है, जो हमारा पायरुविक एसिड है, वो पायरुविक एसिड है, वो पायरुविक एसिड से क्या बना है हमारा, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, पायरुविक एसिड से क्या बना है, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है, वहाँ पे सिट्रेट सिंथेसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो हम समझते हैं, सबसे पहले क्या बना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड आगे मिलकर क्या बना, एसिटाइल CoA, एसिटाइल कोएंजाइम बनाया। ठीक है, अब जब ये एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे मैट्रिक्स में जब ये प्रवेश मतलब इंटर करेगा, तो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहता है सिट्रेट सिंथेसिस। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सिट्रेट सिंथेसिस। आया समझ में, तो जब ये एसिटाइल कोएंजाइम, ये एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा एसिटाइल यानी CoA। ठीक है, और ये सिट्रेट सिंथेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, जो सिट्रेट सिंथेस कहाँ प्रेजेंट है, तो हमारा मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम और सिट्रेट सिंथेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सिट्रेट। किसका फॉर्मेशन होता है, तो सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, उसके बाद से देखते हैं हम, उसके बाद से हमारा, तो उसके बाद से सिट्रेट का तो फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए भाई सिट्रेट तो बन गया, अब उसको आगे उसका साइकिल तो चलेगा ना, तो ठीक है क्या करते हैं, इसमें से हम पानी को निकालते हैं। ऐसे में इसमें क्या करते हैं, वाटर को एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसमें हाइड्रोजन को H2O को क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो जब हम एक वाटर को यानी किसको हम सीक्रेट आउट करते हैं, वाटर को जब सीक्रेट आउट करते हैं तो ये बन जाता है सिस एसिड, तब बन जाता है सिस सॉरी थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रहा था इसमें। हाँ देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम जब ये हमारा क्या हुआ कि पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम में बदला। एसिटाइल कोएंजाइम जो हमारा सिट्रेट सिंथेसिस है वो हमारा माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम यानी CoA जब सिट्रेट सिंथेसिस से मीटअप करेगा तो क्या बनाएगा, सिट्रेट बना देता है। ठीक है, तो जब हम वाटर को निकालते हैं, इसमें H2O को जब सिक्रीट आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिस एकोनिटेट। ठीक है, क्या बन जाएगा, सिस एकोनिटेट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, सिस एकोनिटेट बनेगा। ठीक है, तो किसके एंजाइम्स के प्रेजेंट में, तो एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंट में क्या बनेगा, सिस एकोनिटेट। याद रखना है, नाम से ही एज बस लगाना है आगे। किसी भी एंजाइम जो भी हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, बस उसी के नाम के आगे, मतलब उसी जो भी चीज़ लेंगे बस उसके आगे हमको एज लगाना है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे ट्रिक है उसका ये। ठीक है, तो वाटर को एक्सक्रीट आउट करिए, एकोनिटेज एंजाइम के थ्रू क्या बन गया हमारा, सिस एकोनिटेट। ठीक है, अब देखो पानी निकालें, फिर हम इसको क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे उसमें। अब हम इसके आगे सिस एकोनिटेट के आगे जो हमारा साइकिल है उसमें हम क्या करेंगे, फिर वाटर को ऐड करेंगे। इन वाटर मॉलिक्यूल्स को फिर हम क्या ऐड करेंगे, तो ठीक ये फिर ये बदल जाएगा डीआइसोसिट्रेट में। ठीक है, ठीक है, क्या बन जाएगा, डीआइसोसिट्रेट में। और कौन से एंजाइम का हम यूज़ करेंगे उसमें, तो एकोनिटेज।
इसमें कौन से एंजाइम का यूज़ करेंगे, एकोनिटेज में। ठीक है, अभी तो सिस एकोनिटेज बना, ठीक है, अभी तो सिस एकोनिटेज बना ना, आज समझ में। और सॉरी, ये एकोनिटेज एक्टेट नहीं था, एकोनिटेज था। ठीक है, अभी तक तो सिस एकोनिटेज बना हमारा किस में सिट्रेट, हमारा जो पायरेविक एसिड है वो एसिटाइल को एंजाइम में बदला, एसिटाइल को एंजाइम हमारा मैट्रिक्स में गया, सिट्रेट सिंथेसिस से मीटअप किया तो क्या बनाया, सिट्रेट बना दिया। क्या बना दिया, सिट्रेट बना दिया। फिर सिट्रेट से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिए, एक्सक्रीट आउट किए। और कौन सा एंजाइम इसमें प्रयोग करिए, मतलब यूज के लिए हम लिए तो एकोनिटेज एंजाइम को लिए, तो क्या बन जाएगा, सिस एकोनिटेज। ठीक है, जब हम फिर उसमें वाटर को जब हम ऐड करेंगे इसमें तो कौन सा एंजाइम हम लेंगे, तो एकोनिटेज फिर एंजाइम लेंगे तो क्या बन जाएगा, डी आइसोसिट्रेट। ऐसे समझ में, फिर क्या बन जाएगा, डी आइसोसिट्रेट बन जाएगा। क्लियर, इतना बन गया तो क्या बन जाएगा, डी आइसोसिट्रेट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, और ये NAD है, NAD को डालेंगे और NADH और प्लस एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ऐसे समझ में, यहाँ पे जब हम इसमें डालेंगे तो NAD को डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब NAD को डालेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, NADH प्लस। ऐसे समझ में, NADH और प्लस H प्लस। ऐसे समझ में, और हम एक जानते हैं NADH के पास कितने ATP होते हैं, तो 3 ATP एक NADH के पास प्रेजेंट होते हैं। ऐसे समझ में, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया कि जो हम सिट्रेट, हमारा जो पायरुविक एसिड है वो एसिटाइल को एंजाइम में बदला, एसिटाइल को एंजाइम मैट्रिक्स के पास गया तो क्या बन जाएगा, मीटअप किया तो क्या बन गया, सिट्रेट बन गया। फिर सिट्रेट से हम लोग क्या किए, वाटर को एक्सक्रीट आउट किए, वाटर पानी निकाल दिए वहाँ से, वाटर को सिक्रेट आउट किए। उसके बाद से कौन से एंजाइम का हम उसमें यूज़ किए, तो एकोनिटेज एंजाइम का यूज़ किए तो बन गया सिस एकोनिटेज। फिर उसके बाद सिस एकोनिटेज का, फिर सिस एकोनिटेज के बाद जब साइकिल आगे बन जाएगा डी आइसोसिट्रेट में, तो हम क्या करेंगे, वाटर को उसमें ऐड करेंगे और एकोनिटेज एंजाइम का यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी आइसोसिट्रेट। ठीक है, अब डी आइसोसिट्रेट तो बन गया। फिर उसके बाद से NAD इसमें जाएगा, NAD तो पहले ही से प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब ये डी आइसोसिट्रेट बनेगा तो NAD पहले से इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, NAD और H प्लस एक हाइड्रोजन और क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। ऐसे समझ में, एक हाइड्रोजन और इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जैसे ही एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसमें एंजाइम कौन सा प्रयोग करेंगे, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रेशन। ऐसे समझ में, इसमें कौन सा, यहाँ से देखो डी आइसोसिट्रेट है, यहाँ से आइसोसिट्रेट को निकाल लेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स का कमी, मतलब लेस डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स को हम निकाल ही रहे हैं उसमें। तो जब हम डिहाइड्रोजिनेशन वाटर मतलब करेंगे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। क्या बन जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ठीक है ना, तो जब हम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा ग्लिट्रेट। अब ATP को भी काउंट करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने ATP हैं, 3, क्योंकि हम जानते हैं एक NADH के पास कितने ATP होते हैं, 3 ATP। यहाँ पे 3 ATP काउंट करते चलिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से अल्फा ग्लिट्रेट, फिर यहाँ पे NAD प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, NAD फिर प्रेजेंट है यहाँ पे, और जब यहाँ पे NAD हमारा प्रेजेंट पहले से ही है तो हम जानते हैं कि फिर इसका हम जब डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो फिर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इसमें, तो NADH बन जाएगा और फिर बाद में क्या बन जाएगा, CO2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो फिर इसका हम डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे, अल्फा ग्लूट्रेट का हाइड्रोजिनेशन कराएंगे। ठीक है, तो अल्फा ग्लूट्रेट का फिर हम डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा सक्सेना, यानी सुसाइनल। ठीक है, किससे बन जाएगा, सुसाइनल, जिसको हम सक्सेना साहब को बोलेंगे। आया समझ में, इसको याद रखिएगा, सुसाइनल से याद रखिएगा सक्सेना साहब को। ठीक है, तो अल्फा ग्लूट्रेट को हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन कराएं तो क्या बन जाएगा हमारा, अल्फा ग्लूट्रेट का डिहाइड्रेशन कराएंगे किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो अल्फा ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेशन एंजाइम के प्रेजेंस में हम जब कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सुसाइनल, यानी सक्सेना साहब, यानी सुसाइनल COA। ठीक, आया समझ में, सुसाइनल COA। ऐसा समझ में, तो ये हमारा, फिर यहाँ पे हमारा जब NAD पहले से प्रेजेंट है और NADH
NAD तो पहले से प्रेजेंट है यहाँ पे, और उसके बाद से जब हम उसका डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये NADH बनेगा और एक हाइड्रोजन और इसमें ऐड होगा। तो जब ये एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो फिर इसमें भी 3 का ATP प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक NADH के पास कितने ATP प्रेजेंट होते हैं, 3 ATP। ठीक है, तो काउंट करते चलिएगा ATP को। ये एनर्जेटिक में इसका हम लोग यूज़ करेंगे, एनर्जेटिक में इसको हम इसको अच्छे से लिखेंगे, कैसे लिखा जाता है आज समझ में। फिर अब सक्सेना साहब कहेंगे भाई हमको अब थोड़ा सा मैच्योर होना है, आज समझ में। तो सक्सेना साहब को भाई चलो मैच्योर कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सुसाइनल को सिंथेसिस एंजाइम का यूज़ करेंगे और सक्सेना साहब को मैच्योर करके सक्सीनेट में बदल देंगे। आज समझ में, सक्साइनल CoA को हम मैच्योर करेंगे, मतलब सक्सेना साहब को मैच्योर करेंगे यानी सुसाइनल CoA को। तो सुसाइनल CoA सिंथेसिस का हम उपयोग, मतलब सुसाइनल CoA सिंथेसिस का एंजाइम का हम यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सक्सीनेट में बदल जाएगा। आया समझ में, सक्सीनेट में बदल जाएगा। और हम जानते हैं कि एक CoA के पास यहाँ पे GDP पहले ही से प्रेजेंट है, ठीक है, और P1 ऐड हुआ। हम जानते हैं एक CoA के पास कितने एंजाइम होते हैं, एक CoA के पास कितने ATP होते हैं, तो एक ATP। तो एक ATP यहाँ पे भी काउंट करिएगा। आया समझ में, एक ATP यहाँ पे भी काउंट करिएगा। अब कहेंगे भाई सक्सेना साहब सुक्साइनेट मैच्योर हो गए, आप बोलेंगे हमको मज़ा चाहिए, यानी हमको फन चाहिए। आया समझ में, जब इनको मज़ा चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, इनको मज़ा देंगे। तो इनको मज़ा देने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, क्या करेंगे, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस हम एंजाइम का यूज़ करेंगे। आया समझ में, सक्सिनेस डिहाइड्रोजिनेस का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस का यूज़ करेंगे तो ये बदल जाएगा फ्यूमरेट में। आया समझ में, कैसे बदल जाएगा, फॉर्म मतलब फन से याद रखिएगा, फ्यूमरेट। आया समझ में, FUMARATE। आया समझ में, किस में बदल जाएगा, फ्यूमरेट में। और इसमें फिर हम FAD पहले से प्रेजेंट रहेगा, तो जैसे हम इसका डिहाइड्रोजन कराएंगे तो ये FADH में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, FADH में बदल जाएगा। और हम जानते हैं एक FADH के पास कितने एंजाइम्स होते हैं, 2 होते हैं। आया समझ में, तो यहाँ पे याद रखिएगा, एंजाइम का है ATP, तो यहाँ पे भी याद रखिएगा इसके पास कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा। आया समझ में, फिर उसके बाद से फ्यूमरेट बोलेंगे कि भाई अब हमको माल चाहिए। ठीक है भाई, अब मज़ा मिल रहा है तो बोलेंगे हमको माल चाहिए। माल का मतलब क्या, माल का मतलब वो नहीं, मान लीजिए कि ज़्यादा थोड़ा सा ओवरलोड जाता है तो फिर मैं गांजा उंजा लोग मार लेते हैं उसमें। आया समझ में, तो गांजा उंजा का उसमें ये नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मल बता रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें। तो फिर हम क्या करते हैं, जो फ्यूमरेट है हमारा, फ्यूमरेट का, तो फ्यूमरेट में हम फिर जो हमको अब सक्सेना साहब भाई सक्सेना साहब जो है वो हमारा मैच्योर कर दिए, तो सक्सीनेट में बदल गए। ठीक है, तो अब मैच्योर होंगे तो इनको मज़ा भी दे दिए हम लोग सक्सीनिक डिहाइड्रेशन करके। ठीक है, और FADH2 निकला जिसमें 2 ATP भी प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद से बोल रहे हैं कि भाई अब हमको माल चाहिए, तो माल से मतलब मैलेट को याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्यूमरेट जो है हमारा, जब हम उसको वाटर का एडिशन करेंगे और कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, तो फ्यूमरेज एंजाइम। ठीक है, यानी फ्यूमरेज एंजाइम हम इसमें यूज़ करेंगे तो किस में बदल जाएगा, तो मैलेट में बदल जाएगा। फ्यूमरेज एंजाइम का जब यूज़ करेंगे तो किस में बदल जाएगा, मैलेट में बदल जाएगा। ठीक है, तो जब मैलेट में जब बदलेगा, ठीक है, तो भाई माल तो इनको मिल गया, यानी मैलेट तो इनको मिल गया। है समझ में, और फिर उसको हम क्या करने, अब उनको क्या करना, ऑक्सीडेट स्टेट में जाना, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना। फिर अब भाई सारा इन लोगों ने फन ऑन कर लिया, सारा चीज़ कर लिया, अब उनको एक अच्छे फिर वापस से एक उनको शांति चाहिए। ठीक है, तो यानी कि उनको फिर ऑक्सीडेट स्टेट में जाना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेट अब यानी उनको हम ऑक्सीडेट स्टेट में कैसे डालेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेट स्टेट में हम डालने के लिए हम कौन सा एंजाइम का यूज़ करेंगे, तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेस करेंगे। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे जब हम डिहाइड्रोजिनेस करेंगे तो मैलेट के पास एक NAD प्रेजेंट होगा, तो अब जब डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो फिर इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो NADH के पास कितने, और हम जानते हैं NADH के पास फिर कितने क्या बोलते हैं, ये 3 ATP प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे भी 3 ATP हो गया। ऐसा समझ में, फिर उसी तरह ये ऑक्सीडेसिटेट सिट्रेट सिंथेसिस और ये सिट्रेट आपस में मिलके ऑक्सीडेसिटेट एसिटाइल CoA और सिट्रेट सिंथेसिस आपस में मिलके फिर सिट्रेट को बनाएंगे। तो ये साइकिल एक, मतलब आप बता रहा हूँ कि एक दिन में 2 बार ये साइकिल चलता है। ठीक है, तो अब ATP का काउंट करते हैं, यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे डीआइसोसिएटेट जब ब्रेक डाउन हुआ किसमें, अल्फा क्लीटोग्लूट्रेट में, तो 3 ATP निकला। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फा क्लीटोग्लूट्रेट फिर ब्रेक डाउन हुआ सुसाइनल सक्सेना साहब में, सुसाइनल CoA में, तो 3 ATP निकला। फिर सक्सेना साहब जब मैच्योर हुए तो 1 ATP निकला, तो 3 3 6 1 7।
ठीक है। फिर उसके बाद से फिर सक्सेना साहब को जब हम फन कराएं तो 2 एटीपी बाहर निकला, तो यानी फॉर्म रेट में जब बदला तो 2, तो यानी 3 3 6 7 7 2 9। और जब उसके बाद से फिर फॉर्म रेट, फिर उसके बाद से मैलेट में बदला, फिर उनको मजा के बाद से फिर उनको माल भी मिला। और फिर उसके बाद से जब वो ऑक्सीडेट स्टेट में जब जाना चाहते थे तो फिर उसके बाद से उन्होंने डिहाइड्रोजन कराया, तो जिससे उनको फिर NADH प्राप्त हुआ। और NADH में हम जानते हैं कि 3 ATP प्रेजेंट होते हैं। तो 3 ATP जब यहाँ पे प्रेजेंट हुआ तो कितने हो गए, तो काउंट कर लेते हैं। तो 3 3 6 1 7 2 9 9 3 12, यानी एक पूरे सिट्रिक साइकिल में एक बार में 12 ATP। यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ये कचरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक सिट्रिक साइकिल में एक बार में 12 ATP मिलता है, और ये 2 बार चलता है। पूरे साइकिल दिन भर में 2 बार चलता है, तो जब 2 बार चलेगा तो 2 से गुणा करा देंगे तो कितना बनेगा, 24 ATP। यानी हमको एक सिट्रिक एसिड साइकिल में, यानी एक बार सिट्रिक एसिड साइकिल में हमको कितना मिलता है, 24 ATP हमको प्राप्त होता है। ये साइकिल समझ में आया। एक बार और साइकिल को समरी कर लेते हैं। हमारा ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पायरुविक एसिड बना, ठीक है। पायरुविक एसिड आगे चल के एसिटल को एंजाइम में बदल गया, और एसिटल को एंजाइम जो है हमारा है, एसिटाइल CoA है हमारा, वो हमारे माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में जो हमारा प्रेजेंट रहता है, सिट्रेट सिंथेसिस, उससे मिला और उससे मीटअप करके क्या बना दिया, सिट्रेट बना दिया। क्लियर। उसके बाद से भाई सिट्रेट है, तो सिट्रेट में से हम क्या कर दीजिए, वाटर को सेक्रेट आउट कर दिए, वाटर बाहर निकल गया। और फिर उसके बाद से हमारा और कौन से उसको ब्रेक डाउन किए, सिट्रेट को हम फिर बदल दिए सिस एसोनिटेज में। सिस एसोनिटेज में बदले, एसोनिटेज एंजाइम का प्रेजेंस में, ठीक है। सिट्रेट को हम सिट्रेट से वाटर को क्या कर दिया, एक्सिट आउट कर दिया, और उसमें एंजाइम प्रयोग किए हम, यानी एंजाइम हम उसमें यूज़ किए एसोनिटेज। और जब हम जैसे ही उसमें एसोनिटेज एंजाइम यूज़ किए तो ये बदल गया सिस एसोनिटेज में। आया समझ में। फिर हम सिस एसोनिटेज में वाटर को ऐड कर दिए और एंजाइम किए एंजाइम एसोनिटेज उसमें यूज़ कर दिए। तो जब एसोनिटेज एंजाइम यूज़ कर दिए तो ये बदल गया सिस आइसोसिट्रेट में, डी आइसोसिट्रेट में। ऐसा समझ में। और जब ये डी आइसोसिट्रेट में बदला तो अब भाई उसको जब जैसे ही डी आइसोसिट्रेट में बदला तो इसमें हम जानते हैं कि वहाँ पे NAD पहले से प्रेजेंट होता है। और जैसे ही NAD अब उस भाई डी आइसोसिट्रेट आगे ब्रेक डाउन हुआ अल्फा क्लिटोग्लूट्रेट में। ऐसा समझ में। तो डी आइसोसिट्रेट किस में ब्रेक डाउन हुआ, अल्फा आगे चल के बदला, मतलब उसका फॉर्म चेंजेस हुआ और बदल गया अल्फा ग्लूट्रेट में। और हम जानते हैं कि जब ऐसे अल्फा ग्लूट्रेट में बदला तो कौन सा उसमें हम इसका कैसे कौन सा एंजाइम का यूज़ किए, तो उसमें एंजाइम किया आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेशन जैसे उसका कराएं हम, तो ये अल्फा क्लूटोग्लूट्रेट में बदल गया क्लीटोग्लूट्रेट में। और उसमें हम जानते हैं कि डी आइसोसिट्रेट के बाद NAD प्रेजेंट होता है, और NAD के बाद जैसे ही उसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो NADH एक हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा, जिसमें से हमको 3 ATP मिलेगा, ठीक है। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट को हम आगे चेंज हो जाएगा सुसाइनल CoA में, ठीक है। सक्सेना साहब में यानी सुसाइनल CoA में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही अब भाई सुसाइनल CoA में चेंज कैसे हुआ, तो उसमें एंजाइम का हम उपयोग करेंगे, उसमें अल्फा क्लूटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। जब हम इसका अल्फा क्लूटोग्लूट्रेट वाला डिहाइड्रोजिनेस कराएंगे तो फिर इसमें NAD प्रेजेंट रहेगा। जैसे ही हाइड्रोजिनेशन कराएंगे उसका तो NADH यानी उसमें साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, तो फिर हमको 3 ATP मिल जाएगा। फिर सक्सेना साहब को भाई अब क्या करेंगे, सक्सेना साहब को मैच्योर करेंगे। तो जैसे ही उसको मैच्योर करेंगे हम तो उनको कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, सक्साइनल CO सिंथेसिस, ठीक है। सक्साइनल CO सिंथेसिस हम एंजाइम का यूज़ करेंगे तो सक्सेना साहब मैच्योर हो जाएंगे और बदल जाएंगे सक्सीनेट में, ठीक है। और फिर वहाँ पे सक्सेना साहब के पहले ही से उनके पास GDP पहले से प्रेजेंट है, एक P1 फास्फेट और जुड़ गया, ठीक है। तो क्या बना दिए CoA, ठीक है। और CoA कितना एंजाइम देता है, कितना ATP देता है, तो एक ATP देता है, ठीक है। फिर उसके बाद से सक्सेना साहब को फिर मज़ा चाहिए, उनको फन कराएंगे। तो फन उनको कैसे कराएंगे, तो उनको हम फिर एंजाइम उनको आगे फन कराने के लिए कौन सा हम एंजाइम का यूज़ करेंगे, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे, ठीक है। तो सक्सेना जब डिहाइड्रोजन कराएंगे तो सक्सेना साहब के पहले ही से FAD प्रेजेंट है, और जिसका ही उसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा तो FADH2 बन जाएगा। और जैसे ही FADH2 बनेगा तो हम जानते हैं कि FADH2 के पास 2 ATP प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे 2 ATP हो गया। फिर उसके बाद सक्सेना साहब कहेंगे भाई अब हमको माल चाहिए, तो मज़ा तो मिल गया, तो फिर हमको फॉर्मलेट करा के मैलेट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही ये एसिटिक साइकिल फॉर्मलेट मैलेट में क्या हो जाए, कन्वर्ट होगा, तो उसमें वाटर का एडिशन होगा और कौन सा एंजाइम का यूज़ करेंगे, तो फॉर्मलेस एंजाइम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही फॉर्मलेस एंजाइम का यूज़ करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मैलेट में बदल जाएगा। और उसके बाद से फिर जब मैलेट अब कहेंगे भाई बहुत ही
ज़्यादा मज़ा हो गया, अब हमको रेस्ट चाहिए, ऑक्सीडेट स्टेट में हमको जाना है। तो जब ऑक्सीडेट स्टेट में जब उनको भेजेंगे तो कौन सा यूज़ करेंगे, मैलेट डिहाइड्रोजनेशन करेंगे। तो पहले ही हम जानते हैं कि मैलेट के पास एन पहले से प्रेजेंट होता है, और एन जैसे ही उसको एन उनके पास पहले से प्रेजेंट है और डिहाइड्रोजनेशन कराएं तो ये उसके पास NADH एक हाइड्रोजन जाके जुड़ गया। तो हम जानते हैं कि NADH के पास कितने ATP प्रेजेंट होते हैं, 3 ATP। तो ऐसे पूरे सिट्रिक एसिड साइकिल में 12 ATP हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। और 12 ATP एक दिन में, एक बार में, मतलब एक समय में सिर्फ एक बार में ही 2 सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होता है, चलता है। मतलब एक दिन में सिर्फ 2 ही बार सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है, और सिट्रिक एसिड साइकिल जब 2 बार चलता है तो एक बार में 12 ATP निकला, तो 2 बार में 24 ATP निकलेगा। तो यानी एक दिन में हमको 24 ATP क्या गेन हुआ। आया समझ में। तो ये है हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल। एक बार इसको और समरी कर लेते हैं। पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम में बदला, ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम से हमारे पास क्या होता है, क्या प्रेजेंट है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है हमारा सिट्रेट सिंथेस, ठीक है। सिट्रेट सिंथेस से मीटअप किया तो सिट्रेट में बदल गया। जैसे सिट्रेट में बदला तो हम वाटर को क्या करते हैं, सेक्रेट आउट कर दिए, और एसीटोज एकोनिटेज एंजाइम का क्या कर दिए, यूज़ किए, तो सिस एकोनिटेज में बदल गया, ठीक है। जैसे सिस एकोनिटेज में बदला तो फिर हम उसके बाद से एकोनिटेज एंजाइम का यूज़ किया और वाटर का एडिशन किए तो बदल गया डीआइसो सिट्रेट में। अब डीआइसोसिट्रेट जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट में बदलेगा तो कैसे बदलेगा, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे। तो हम जानते हैं आइसोसिट्रेट के पास NAD पहले से प्रेजेंट होता है, और ये NAD फिर उसके बाद से जब डिहाइड्रोजनेशन होगा तो उसके पास एक हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा, जैसे 3 ATP हमको प्राप्त हो गया, यानी गेन होगा। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट जब आगे सक्सेना साहब में बदलेगा, यानी सुसाइनल COA में बदलेगा, तो फिर इसका कैसे डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे, तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेशन से कराएंगे, तो उसके पास फिर डिहाइड्रोजन कराएंगे तो फिर एक NADH के पास जाके एक हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा, तो फिर 3 हमको ATP प्राप्त होगा। फिर सक्सेना साहब को मैच्योर करेंगे सक्सिनेट में, तो मैच्योर कौन से एंजाइम से करेंगे, सक्सेनल COA सिंथेसिस से यूज़ करेंगे, और इनके पास पहले से GDP प्रेजेंट होता है तो CO में बदलेंगे, तो फिर इनके पास एक ATP और COA से एक ATP निकलेगा। फिर उसके बाद सक्सेना साहब को भाई हमको मजा चाहिए तो इनको फन कराएंगे, तो ये फॉर्म रेट में जब बदलेंगे तो कौन सा एंजाइम का यूज़ करेंगे, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेशन का यूज़ करेंगे, और इनके पास पहले से FAD प्रेजेंट रहता है। जैसे डिहाइड्रोजन का यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन का जुड़ जाएगा, FADH में बदल जाएगा, और हम जानते हैं FADH के पास 2 ATP पहले से ही प्रेजेंट होता है। आज समझ में। फिर उसके बाद से अब कहेंगे भाई हमको माल चाहिए, तो माल इनको देंगे तो वाटर का एडिशन करेंगे उसमें। फिर उसके बाद से कौन सा एंजाइम का यूज़ करेंगे, तो फमरेज एंजाइम का यूज़ करेंगे, और फमरेज का एंजाइम का जैसे यूज़ करेंगे तो ये जो हमारा फमरेट है मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कहेंगे भाई अब बहुत ही हमारा इंजॉय हो गया, अब हमको क्या करना है, अब हमको ऑक्सीडेट स्टेट में जाना। तो जैसे इनको ऑक्सीडेट स्टेट में भेजेंगे तो इनका डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, तो कौन से मैलेट डिहाइड्रोजनेशन एंजाइम का यूज़ करेंगे, और हम जानते हैं कि मैलेट के पास NAD पहले से प्रेजेंट होता है। जैसे इसका डिहाइड्रोजन कराएंगे तो उसके पास एक हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा, और जैसे ही एक हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा वहाँ पे तो 3 ATP रिलीज करेगा। तो ऐसे 12 ATP प्राप्त हुआ, दिन भर एक दिन में 2 बार ये साइकिल चलता है, तो हमको 24 ATP एक दिन में मिलता है। ये हो गया हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल का पूरा कैसे ये काम करता है। फिर उसके बाद से रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा क्या है रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, कैसे सिट्रिक एसिड का साइकिल काम करता है, वही है साइकिल के बेसिस पे ये सब्सटेंस अवेलेबिलिटी, ठीक है। सब्सट्रेट अवेलेबिलिटी, कौन कौन से सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है पहले से, इनिबिशन ऑफ एक्यूमुलेशन का रोकते हैं, एलोस्टिक ऑफ फीडबैक इनिबिशन, आज समझ में, एलोस्टिक फीडबैक ऑफ इनिबिशन, ठीक है। कैसे एक बार देख लेते हैं। सिट्रिक सिंथेसिस इनिबिट बाय ATP, सिट्रिक सिंथेसिस इनिबिट बाय ATP, NADH एसिटाइल कोएंजाइम सक्सिनल COA। ऐसा समझ में कौन कौन से इसमें प्रेजेंट है, तो सिट्रिक एसिड इनिबिट होता है फिर किसके द्वारा, ATP द्वारा। सिट्रिक सिंथेसिस इनिबिट होता है, रुकता है किसके द्वारा, ATP के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या क्या होते हैं, ATP के द्वारा, या तो NADH एसिटाइल कोएंजाइम के द्वारा, या सक्सिनल COA के द्वारा, ठीक है। इनको भाई ये साइकिल लगातार तो चलेगा नहीं ना, कभी तो उसको रोकना है। तो सिट्रिक सिंथेसिस कब रुकता है, तो या तो ATP के द्वारा रुकेगा, नहीं तो NADH एसिटाइल कोएंजाइम के द्वारा रुकेगा, नहीं तो किसके पास, सक्सिनल कोएंजाइम के द्वारा रुकेगा। फिर उसके बाद से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेशन इनिबिट बाई, अब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेशन किसके कारण रुकता है, तो रुकता है ATP और NADH के कारण, आया समझ में। फिर उसके बाद से हम इसमें पढ़ेंगे कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो हमारा है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है हमारा, उसका डिहाइड्रोजनेशन, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेशन का इनिबिट कैसे होता है, तो NADH और सुसाइनल COA के द्वारा होता है। तो मतलब किसका इनिबिट हो रहा है, सिट्रिक एसिड सिंथेसिस का इनिबिट हो रहा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेशन का इनिबिट हो रहा है, और हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट का
इनिबिट हो रहा है। तो सिट्रिक एसिड यानी सिंथेसिस का इनिबिट किससे हो रहा है, एटीपी से, एनएडीएच से, एसिटाइल कोएंजाइम या सुसाइनल कोएंजाइम से। और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन का कैसे इनिबिट हो रहा है, तो या तो एटीपी से या तो एनएडीएच से। और अल्फा ग्लूटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजन का कैसे इनिबिट हो रहा है, तो एनएडीएच से या तो सुसाइनल कोएंजाइम से। ऐसे समझ में। फिर इसको एनर्जेटिक को देख लें। एनर्जेटिक का मतलब कि कौन सा कहाँ एटीपी कितने हमको कब कहाँ और कैसे कितना एटीपी हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, हम जानते हैं कि एक साइकिल में 12 एटीपी निकलता है, तो दो साइकिल में हमको 24 एटीपी मिलेगा। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम पर साइकिल 12 एटीपी, तो 2 से गुणा करा देंगे तो 24 हमको मिल जाएगा। फिर उसके बाद से हमारा 2 है, तो कहाँ हमको 6 प्राप्त हुआ सबसे ज़्यादा, तो आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेशन में। ठीक है, कहाँ मिला हमको, आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेशन में हमको कितना मिला, 6। आया समझ में। तो 3 और 3 आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजन में हमको कितना मिला, 6। अल्फा ग्लूटोग्लूटेट डिहाइड्रोजन में कितना मिला, 6, क्योंकि एक बार में 3 तो दूसरे बार में भी 3, तो 3 3 6। तो कहाँ मिला, आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजन में मिला 3 मतलब 6। और फिर अल्फा ग्लूटोग्लूटेट में मिला 6, क्योंकि 2 बार होता है तो इसलिए 3 + 3 कर रहे हैं हम। आया समझ में। फिर उसके बाद से सुसाइनल थायोकाइनेज में, मतलब सुसाइनल जब सक्सेना साहब मैच्योर हो रहे हैं तो वहाँ पे मिलेगा 2, क्योंकि एक COA एक ही ATP रिलीज करता है, तो वहाँ पे मिला 2। ऐसा समझ में। और फिर सक्सेना साहब को जब हम फन कराएंगे यानी फॉर्मेट में जब चेंज होंगे, तो अब उनको फिर उस वहाँ पे कितने, वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे कितने एटीपी रिलीज होंगे। हम जानते हैं FADH के पास 2 होता है, तो 2 बार साइकिल चलेगा तो कितने एटीपी रिलीज करेगा, 4। ऐसे हम टोटल अगर उसके बाद से फिर हम जानते हैं कि जब सक्सेना साहब पूरे अच्छे तरीके से मौज वोज कर लेंगे, माल सब पी ले लेंगे, उसके बाद से फिर जब उसको हम ऑक्सीडेट स्टेट में जब भेजेंगे तो वहाँ से NADH कितना रिलीज करता है, 3 एंजाइम, तो 2 बार साइकिल चलता है तो 6 एटीपी रिलीज करेगा। तो जब 6 एटीपी रिलीज करेगा तो इस टोटल को हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 6 6 12 12 2 14 14 4 18 18 6 24, तो यानी 24 ATP एक दिन में रिलीज होता है। एच बज में। फिर उसके कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम लोग। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस, सिंपल है इसका। क्रेब साइकिल ब्रेक डाउन एसिटाइल ऑफ कोएंजाइम टू CO2। जो क्रेब साइकिल है हमारा, किसको सिंथेसाइज करने, किसको तोड़ने का काम करता है, एसिटाइल कोएंजाइम से CO2 में। ठीक है ना। क्रेब साइकिल किससे कब से कैसे ये मतलब तोड़ने का काम करता है, तो क्रेब साइकिल जो है हमारा, क्रेब साइकिल एक बार में, मतलब एक क्रेब साइकिल हमारा ब्रेक डाउन करता है एसिटाइल कोएंजाइम से, किस में, CO2 में। आज समझ में। फिर उसके बाद से हमारा क्या है, डी कार्बोक्सिलिक एंड डिहाइड्रोजिनेशन एंजाइम आल्सो रिलीज हाइड्रोजन एटम। डी कार्बोक्सिलिक एंड डिहाइड्रोजिनेशन एंजाइम, जो डी कार्बोक्सिलिक और डिहाइड्रोजिनेशन एंजाइम है, ऑलवेज क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन एटम। हमेशा हाइड्रोजन एटम क्या कर देते हैं, रिलीज करते हैं। तभी तो NADH में जाके एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो 3 ATP बन जा रहा है। ऐसा समझ में। तो डी कार्बोक्सिलिक एसिड और डिहाइड्रोजिनेशन हमेशा क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को रिलीज करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोवाइड द रिड्यूसिंग पावर फॉर द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोड्यूस पेज ऑफ H atom and which are ultimately used to provide energy to make। है समझ में। मतलब ये क्या करते हैं कि जैसे ही हाइड्रोजन हमारा रिलीज करता है, एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो हम जानते हैं कि पहले उसके पास 2 है, जब एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो एक जाके हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो एक सही एक हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा उसमें, तो ATP की संख्या बढ़ जाएगी, यानी ATP 2 था तो ATP 3 हो जाएगा। आज समझ में। जैसे ही ATP 2 से 3 बदलेगा तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ऐसा समझ में। तो यही कह रहा है। तो जो क्रेब साइकिल हमारा ब्रेक डाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम से CO2 में, उसके बाद से डी कार्बोक्सिलिक एसिड या डिहाइड्रोजिनेशन क्या करते हैं, हमेशा हाइड्रोजन एटम को रिलीज करते हैं। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जब हाइड्रोजन एटम रिलीज होंगे, तो जब वो जाके जुड़ेंगे तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ATP का रिलीज करेंगे। तो ATP के जब नंबर में गेन होगा तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमको क्या होगा, गेन होगा। आया समझ में। तो ये हमारा क्या है, हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया पूरा ये सिट्रिक एसिड साइकिल के डिफिनीशन के बारे में। ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल के डिफिनीशन को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। ये किसके लिए यूज़ होता है, कहाँ ये प्रेजेंट होता है, कितना इसमें सिंथेसिस होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसमें इसका नेचर क्या होता है, और उसके बाद से इसको सिंथेसिस, मेनली ये सिंथेसिस किसको करता है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने साइकिल को भी देख लिया, कैसे कैसे साइकिल हो रहा है इसका, कैसे सिट्रेट में बदल रहा है, फिर उसके बाद से सिस कोनिटेज में बदल रहा है, फिर डीआइसोसिट्रेट में बदल रहा है, फिर अल्फा कीटोग्लूटेट में बदल रहा है, फिर उसके बाद से सक्साइनल CO में बदल रहा है, फिर सक्सिनेट में बदल रहा है, फिर फमरेट में बदल रहा है, फिर माइलेट में बदल रहा है, फिर ऑक्सीडेट स्टेट में जा रहा है। आज समझ में कैसे ये 2 बार चल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग एनर्जेटिक में देख लिए, उसके बाद से उसको एनर्जेटिक को देख लिए।
है समझ में। फिर उसके बाद से रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल का रेगुलेशन देख लिए। तो कौन कौन से किसको किसको कौन एक्टिवेट करता है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल को इनिबिट करता है NADH कोसिटल एंजाइम, सक्सेनल को एंजाइम उसको इनिबिट करते हैं। फिर आइसोसिटेट डिहाइड्रेशन को कौन कौन से इनिबिट करते हैं, तो ATP या NADH इनिबिट करते हैं। और अल्फा कीटोग्लूटेट को कौन इनिबिट करता है, तो उसका NADH और सक्सेनल को एंजाइम इनिबिट करता है। फिर उसके बाद एनर्जेटिक में देख लिए तो कहाँ कौन सा कितना ATP हमको रिलीज हुआ आज बाद में। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल को देख लिए, 3 पॉइंट देख लिए उसमें कि किसको किसको एसिटाइल कोएंजाइम से कैसे CO2 में बदल रहा है। फिर उसके बाद से ये कौन डीकार्बोक्सिलिक एसिड और डिहाइड्रोजनेशन द्वारा कितने एटम हाइड्रोजन एटम का रिलीज हो रहा है। फिर हाइड्रोजन एटम रिलीज हो रहा है तो वो जब किसी के साथ मिलकर ATP के नंबर को बढ़ा दे रहा है, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना तक समझ में आया। आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो सीधा आपका हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पे एक वीडियो बनाएंगे, आपको कमेंट को दूर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।